हेलो, हाय, नमस्कार सभी साथियों को। मैं कपिल कुमार सिंघल, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन केमिस्ट्री पढ़ो जी पर। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक सीरीज के बारे में। लास्ट क्लास में आपकी एटॉमिक सीरीज कंप्लीट हो गई थी और जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक पीवाईक्यू सीरीज लेकर आएंगे। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे इनके कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जहां से हम सीधे बात करेंगे उसके बारे में। तो आगे बात करें हम, सबसे पहले आपके लिए एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल लाइन कि सारी दुनिया कहती है हार मान लो। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है। आप भी कोशिश कीजिए, आपके छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव कीजिए। एक दिन आपको बड़ी सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सफलता कभी भी बिना मेहनत के नहीं मिलती। इसलिए आप कंसिस्टेंसी के साथ में अच्छे से लगातार मेहनत करते जाइए। आपके जहां भी डाउट्स क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हमें कमेंट कीजिए, आपको सारे डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। और छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए आपके दिन के, और उन टारगेट्स पे फोकस करके अगले दिन की तैयारी कीजिए। क्लियर है? चलिए आज की शुरू करते हैं सेशन को, और सबसे पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर कैथोड रे इन डिस्चार्ज ट्यूब। आपको कैथोड रे बताया गया था किसके अंदर, जब आपको बताया गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आप चारों ऑप्शन में देखिए कि इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो पहला क्या कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कैथोड, यानी कि ये क्या नेचर ऑफ कैथोड पे इंडिपेंडेंट होता है। सेकंड ऑप्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, क्या ये गैस पे भी डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन सी, इज ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल, क्या ये फ्लोरोसेंट मटेरियल की हेल्प से ऑब्जर्व होता है। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान से देखना, जब भी हम बात करें कैथोड रे के बारे में, तो कैथोड रे इंडिपेंडेंट होता है किस पे, नेचर ऑफ कैथोड पे। सेकंड आता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे कैथोड रे कभी भी गैस पे डिपेंड नहीं करती। अगर आपको ध्यान हो तो आपको बताया गया था कि हाइड्रोजन गैस को हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इस्तेमाल में लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कौन सा, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। तो ये इसके लिए भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या करेगी, इज ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल। अगर आपको ध्यान हो तो हमने कैथोड रे बनाया था, और कैथोड रे को किसके ऊपर इंपैक्ट कराया था, एक परफोरेटेड एनोड के पास। ये है परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड क्या होता है, तो परफोरेटेड का मतलब होता है जिसके सरफेस पे छोटे छोटे क्या हो, होल्स हो। अब ये कैथोड रे जैसे ही इन होल्स से आगे निकलेगी, जैसे ही कैथोड रे इन होल से आगे निकलेगी, तो इसके पीछे क्या लग रही थी, स्क्रीन। और इस स्क्रीन के ऊपर क्या लगा हुआ था, फ्लोरोसिन लगाया हुआ था। यस और नो, क्या इस स्क्रीन पे फ्लोरोसिन लगाया हुआ था क्या, क्या इस स्क्रीन के ऊपर फ्लोरोसिन था क्या, जिसको मैंने क्या नाम बोला था, जिंक सल्फाइड। तो हमको ये कैथोड रे आते हुए कैसे पता चलेगी, जब ये पास होगी किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। और स्क्रीन के ऊपर पास होने पे ये क्या करेगी, ग्लो करेगी। स्क्रीन क्या करेगी, ग्लो करेगी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इज ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बताइए क्या आएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रे इन डिस्चार्ज ट्यूब इज मोर, कि कैथोड रे ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्ट कब होती है, कैथोड रे ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्ट कब होती है। पहला ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज मोर, यानी कि जो इसके अंदर पार्टिकल हमने यूज में लिए, क्या उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। ऑप्शन तो सही है। अगला क्या कह रहा है कि ग्रेटर इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। आपको बताया था कि जब भी कैथोड रे और एनोड रे किसके कांटेक्ट में आते हैं, मैग्नेट के कांटेक्ट में आते हैं, या फिर किसके कांटेक्ट में आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये सीधे जाने की बजाय क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। यानी डिफ्लेक्शन कब होगा, जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ऑप्शन बी भी सही है इसके अंदर। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि लेस मास ऑफ द पार्टिकल, यानी पार्टिकल का मास कैसा हो, हल्का हो। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन गैस जो होती है वो सबसे हल्की होती है, इसके पार्टिकल जल्दी से क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। तो जिस पार्टिकल का मास सबसे कम होगा उसके अंदर डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो इसका भी आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्फा पार्टिकल्स आर, एल्फा पार्टिकल्स किसके बने होते हैं? ऑप्शन 1 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, क्या ये इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? नहीं होते इलेक्ट्रॉन। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, क्या ये हाइड्रोजन एटम के बने होते हैं? नहीं, इसके भी नहीं बने होते हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, क्या ये हीलियम के बने होते हैं? क्या अल्फा पार्टिकल हीलियम के बने होते हैं? बिल्कुल सही बात, अल्फा पार्टिकल्स किसके बनते हैं? हीलियम के बनते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन था इसके अंदर, हाई एनर्जी रेडिएशन, क्या एक रेडिएशंस की फॉर्म में होंगे? नहीं होंगे। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा क्या, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, यानी अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक तरीके से हीलियम एटम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोटॉन, बताइए प्रोटॉन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? प्रोटॉन के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पढ़िए क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन कह रहे हैं इट इज ए न्यूक्लियस ऑफ द ड्यूटेरियम, इट इज ए न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम, क्या ये ड्यूटेरियम होता है? सेकेंड ऑप्शन, इट इज एन आयोनाइज हाइड्रोजन एटम, क्या ये हाइड्रोजन एटम का आयोनाइज होता है? ऑप्शन सी, इट इज एन आयोनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो बेटे मॉलिक्यूल तो कतई नहीं होता, ये मॉलिक्यूल तो बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन किसकी फॉर्म में वेरी करते हैं? एटम की फॉर्म में वेरी करते हैं। अगला इसमें लास्ट ऑप्शन क्या आ रहा है कि इट इज एन अल्फा पार्टिकल, क्या ये अल्फा पार्टिकल होते हैं? ये भी नहीं होते। तो अब यहाँ पे बात करें अपन कि ये प्रोटॉन एक्चुअल में क्या है, तो प्रोटॉन जो होते हैं वो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का क्या होता है? एक आयोनाइज फॉर्म होता है। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो बताओ इसका नंबर कितना है? 1, इसका मास भी कितना है? 1 है। तो यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन को आयोनाइज कर दूंगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? निकल जाएगा, यानी कि वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा? प्लस की फॉर्म में। हाइड्रोजन का नंबर कितना है? हाइड्रोजन का नंबर कितना है भाई? हाइड्रोजन का नंबर है 1। और हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं? एक। इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। न्यूट्रॉन कितना है? 0, क्योंकि इसका मास कितना होता है? 1 होता है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं? मास में से माइनस कर देते हैं नंबर को, तो यहाँ पे मास माइनस नंबर किया, कितना आया? 0 आया। अब आपसे पूछा कि भाई ये अपना आयोनाइज हो जाए, अगर हाइड्रोजन आयोनाइज हो जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो क्या बताइए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो बाकी का सिर्फ इसके अंदर क्या बचेगा? प्रोटॉन बचेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इट इज एन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, ये आपका ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, इन हेनरी मोजलेज इक्वेशन, एक मोजले इक्वेशन आती है किसके अंदर? तो मोजले इक्वेशन आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर। हालांकि इसके बारे में हमने अभी डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन फिर भी अगर आपको मैं हल्का आइडिया दूं इसके अंदर, तो यहाँ पे एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन होती है अंडर रूट फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी, ये एक इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को बोलते हैं अपन मोजले इक्वेशन। अब वो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ डिपेंड्स ऑन मेटल एंड ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेटल। सेकेंड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर मेटल डिपेंडेंट। थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मेटल। और लास्ट इसमें ऑप्शन आ रहा है कि ए इज मेटल डिपेंडेंट व्हाइल बी इज नॉट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे दोनों की दोनों डिपेंडेंट करती है मेटल पे, बट बी इसके अंदर होती है इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल, यानी कि ए डिपेंडेंट है बट बी इसके अंदर डिपेंडेंट नहीं है। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या कह रहे हैं? 6 को ध्यान से पढ़िए कि द आर्गुमेंट विच फेवर्स दैट पार्टिकल नेचर ऑफ कैथोड रे, इनमें से कौन सा नेचर कैथोड रे को फॉलो करेगा? तो पहला ऑप्शन है कि दे प्रोड्यूस फ्लोरोसिन, क्या ये फ्लोरोसिन प्रोड्यूस करती है? नहीं, फ्लोरोसिन तो इसके क्या होती है? पास में होती है, यानी कि जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है तो सामने वाली जगह पे, यानी सामने वाला जो कैथोड या एनोड होगा उसके पास स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पे ये रिफ्लेक्ट होती है और कलर शो करती है, उसका ग्लो करती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है कि दे प्रोड्यूस फ्लोरोसिन, क्या ये फ्लोरोसिन प्रोड्यूस करेगी? नहीं। अगला ऑप्शन है कि दे ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, क्या ये वैक्यूम से ट्रेवल करेगी? तो वैक्यूम से भी ये क्या ट्रेवल नहीं करती। अगला ऑप्शन आ रहा है कि दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या कि दे डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक
फील्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following pairs have an identical value of E upon m? इनमें से किसकी वैल्यू आइडेंटिकल होती है किसके? E upon m के। बेटा E upon m को अपन क्या बोलते हैं? E upon m को क्या बोलते हैं? E upon m को बोलते हैं अपन स्पेसिफिक चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। और स्पेसिफिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब पर केजी। कूलम्ब पर केजी। ऊपर जो ई लिखा हुआ है, इस ई का मतलब होता है चार्ज और इलेक्ट्रॉन, और एम का मतलब क्या होता है? तो एम का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे हम बात करें अगर कि इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ ई अपॉन एम। पहला ऑप्शन क्या करेगा कि ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन, कि क्या ये एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन ए प्रोटॉन एंड ए ड्यूटेरियम, क्या एक प्रोटॉन और दूसरा ड्यूटेरियम हो सकता है। तीसरा ऑप्शन ड्यूटेरियम एंड अल्फा पार्टिकल, और लास्ट ऑप्शन है एन इलेक्ट्रॉन एंड गामा रेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा इसके लिए ए प्रोटॉन एंड अ ड्यूटेरियम। यानी जो ई अपॉन एम होता है, यानी कि चार्ज अपॉन में जो मास होता है वो किसको शो करता है? चार्ज अपॉन मास, वो शो करता है प्रोटॉन और ड्यूटेरियम को। ड्यूटेरियम का फॉर्मूला, तो ड्यूटेरियम का फॉर्मूला होता है 1H2, यानी एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर होता है यहाँ पे 2। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं बेटा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम का फॉर्मूला होता है 1H1, ड्यूटेरियम का फॉर्मूला है 1H2 और ट्राइटियम का फॉर्मूला होता है 1H3। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसके लिए आ जाएगा अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूटेरियम। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि द नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड्स ऑन। एनोड रे का नेचर किस पे डिपेंड करता है? पहला ऑप्शन है नेचर ऑफ गैस फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, क्या ये गैस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन बी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, क्या ये इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रोड पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड का काम केवल और केवल किसका होता है? यहाँ पे अट्रैक्शन का होता है। कैथोड रे कहां से निकलता है? कैथोड रे से निकलती है कैथोड, और कैथोड से कहा जाता है वो एनोड के पास। तो यहाँ पे इसका नेचर इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करेगा। अगला ऑप्शन क्या रहा है कि नेचर ऑफ मेटल, तो मेटल पे भी इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। और अगला है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा ए ऑप्शन, नेचर ऑफ गैस फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। यानी गैस का नेचर कैसा है? गैस का नेचर कैसा है? गैस के नेचर का मतलब है कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं किसके अंदर? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस इसलिए फिल होता है क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, और जितनी ज्यादा हल्की गैस होगी उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी कम होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे अपन उसको जल्दी से आयोनाइज कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखो एक बार ध्यान से, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडेड दैट, क्या निष्कर्ष निकला? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन निकला? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इन फ्रैक्शन, क्या प्रोटॉन का जो मास होता है वो फ्रैक्शन होता है। ऑप्शन बी मैटर कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, मैटर कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैटर के अंदर क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे। अगला है न्यूक्लियस कंटेंट पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कब हुई थी? तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी रदरफोर्ड के टाइम में, यानी उस समय रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स का एक्सपेरिमेंट दिया था, तब जाके किसका पता चला? न्यूक्लियस का। और लास्ट ऑप्शन आ रहा है कि पॉजिटिव रे आर हैवियर देन प्रोटॉन, पॉजिटिव रे आर हैवियर देन प्रोटॉन, यहाँ पे भी इसकी कोई बात नहीं हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपके आपके इसका करेक्ट आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन, यानी मैटर कंटेन्स इलेक्ट्रॉन। यानी कि मैटर कंटेन्स इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे किसकी बात चल रही है? यहाँ पे बात चल रही है आपके कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में, जो एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द रेशियो ई अपॉन एम, यानी स्पेसिफिक चार्ज का जो रेशियो है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ फॉर अ कैथोड रे, कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हेन द डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड विद H2, कि जब H2 के साथ इसको रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू आती है सबसे मिनिमम। सेकंड ऑप्शन आ रहा है इज कांस्टेंट, यानी कि ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? अगला ऑप्शन कह रहा है कि वेरीज विद द एटम नंबर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि गैस वाले नंबर से ये क्या रहेगा? ये डिस्चार्ज ट्यूब बिल्कुल वेरी करेगा।
और लास्ट ऑप्शन है वेरीज विद द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट फॉर्मिंग द कैथोड। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी ई अपॉन एम जो होता है इसके लिए वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ई अपॉन इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कीजिए, बताइए इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। न्यूक्लियॉन्स आर, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या क्या होता है बेटा, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन, और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल देंगे, न्यूक्लियॉन्स। यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उन पार्टिकल्स को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसके लिए। पहला आ रहा है ओनली प्रोटॉन, सेकंड आ रहा है ओनली न्यूट्रॉन, तीसरा आ रहा है बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रोटॉन और क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन, किसके अंदर, न्यूक्लियॉन्स के अंदर, यानी नाभिक के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल इज मिसिंग, वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल इज मिसिंग इन वन ऑफ द आइसोटॉप, ठीक है, एंड द पार्टिकल एंड आइसोटॉप आर रेस्पेक्टिवली। यानी कि अगर यहाँ पे आइसोटॉप क्या होगा, मिस होगा, तो पार्टिकल के लिए आइसोटॉप की वैल्यू लगातार क्या होगी। आपके लिए इसमें क्या पूछ रहा है कि आइसोटॉप के लिए वैल्यू क्या होगी। पहले तो ये समझिए आइसोटॉप क्या होता है। आइसोटॉप क्या होता है, तो आइसोटॉप का मतलब होता है, आइसोटॉप का मतलब होता है जिसके अंदर एटॉमिक मास सेम हो, जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, सेम, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होता है इनका, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा इनका, तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा सेम। जिनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो उसको बोला जाता है बेटा आइसोटॉप। अब जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है 1 और मास कितना होता है 1, लेकिन एक्चुअल में इसका अगर आइसोटॉप देखें तो इसके 3 आइसोटॉप होते हैं, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। इस 1H1 का मतलब होता है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम। 1H2 को क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, 1H2 को क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, और 1H3 को क्या बोला जाता है, ट्राइटियम। अगर आप ध्यान से देखिए तीनों का नंबर सेम आ रहा है लेकिन तीनों का मास क्या है, अलग अलग। अब अपन बात करें कि अपन हाइड्रोजन का मास फिर हमेशा 1 ही क्यों मानते हैं, क्योंकि मास तो 2 भी होता है और मास 3 भी होता है। तो याद रखना जो नेचर के अंदर ज्यादा मिलेगा, जो नेचर के अंदर ज्यादा मिलेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, हम उसी के मास को आइडेंटिकल मानते हैं। तो प्रोटियम का जो परसेंटेज है वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के कंपैरिजन में। अच्छा अब एक बात ध्यान से देखना, ये जो एटॉमिक नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, प्रोटॉन को, और एटॉमिक मास जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। अब एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए वापस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल इज मिसिंग, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से कुछ क्या है, मिसिंग है, ऑफ द आइसोटॉप एंड द पार्टिकल एंड आइसोटॉप्स आर रेस्पेक्टिवली। तो फिर उसका आइसोटॉप रेस्पेक्टिवली क्या होगा, तो उसका आइसोटॉप रेस्पेक्टिवली पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन प्रोटियम, सेकंड ऑप्शन है न्यूट्रॉन ट्राइटियम, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन प्रोटियम, और अगला लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन प्रोटियम। तो यहां ध्यान रखना क्या मिस हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटियम मिसिंग हो जाएगा। यानी कि अगर मैं एक फंडामेंटल पार्टिकल हटा दूं, अगर मैं यहां से एक फंडामेंटल पार्टिकल हटा दूं तो वो रेस्पेक्टिवली क्या बचेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटियम बचेगा। कैसे बचेगा एक बार ध्यान से देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन को, और एटॉमिक मास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ से एक फंडामेंटल पार्टिकल हटा दूं, अगर मैं यहाँ से एक फंडामेंटल पार्टिकल हटा दूं तो क्या बचेगा, प्रोटियम बचेगा। क्या बचेगा, फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटियम बचेगा, और प्रोटियम किसके साथ में, न्यूट्रॉन के साथ, कि न्यूट्रॉन तो हमने निकाल दिया, न्यूट्रॉन तो हमने उसमें से निकाल दिया, और फंडामेंटल पार्टिकल का नाम क्या बचेगा इधर, प्रोटियम। यानी कि इसका हाइड्रोजन का कौन सा फॉर्म, आइसोटॉप फॉर्म। आइसोटॉप फॉर्म के लिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्रोटियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़े और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए क्या आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। आप ध्यान से देखो,
सल्फर है, सल्फर का मास दे रखा है 32, तो बताओ 32 में से क्या माइनस कर दूंगा, एटॉमिक नंबर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, तो बताओ कितने न्यूट्रॉन आ गए 16 आ गए। इसी तरीके से सोडियम है, इसका मास दे रखा है 23, तो एटॉमिक मास में से सोडियम का नंबर होता है 11, अगर माइनस कर दूं तो कितने आगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12। अगला देखो आयरन, आयरन का मास दे रखा है 56 और आयरन का नंबर होता है 26, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 30। इसी तरीके से बात करें कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40 और कैल्शियम कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे आता है 20, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 20। अब आप देखिए आपसे क्या पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन किसके अंदर आ जाएंगे, थर्ड ऑप्शन Fe के अंदर। कितने न्यूट्रॉन आ जाएंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन है 30। क्लियर है, चलिए आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्राइटियम, अभी आपको फॉर्मूला बताया था, ट्राइटियम का फॉर्मूला क्या होता है 1H3, ट्राइटियम का फॉर्मूला 1H3। अब आपसे पूछ रहा है कि ट्राइटियम एटम्स कंटेन, इसके अंदर क्या क्या कंटेन होता है, तो मुझे बताओ इसके अंदर प्रोटॉन कितना है, इसके अंदर प्रोटॉन कितना है, जो नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन कितना हो गया एक। अच्छा मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रॉन कितना है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, किसके लिए जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो प्रोटॉन कितना है एक, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा एक। अगर मैं पूछूं बताइए न्यूट्रॉन कितना हुआ, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 3 में से एक गया कितना बच गया 2। तो ये ऑप्शन किस किस के अंदर आ रहा है चेक करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बता रहा है एक, सही है। प्रोटॉन कितना है एक, न्यूट्रॉन कितना है दो, नहीं न्यूट्रॉन कितना होना चाहिए दो होना चाहिए। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक, प्रोटॉन एक, न्यूट्रॉन दो, क्या ये ऑप्शन सही है क्या, क्या ये ऑप्शन सही बैठेगा कि इलेक्ट्रॉन भी कितने एक, प्रोटॉन भी कितना है एक और न्यूट्रॉन कितने हो गए दो। कोई और ऑप्शन तो सही नहीं आ रहा इसके अंदर, तो ऑप्शन बाकी के नहीं आ रहे, ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मैसिव पार्टिकल अमोंग द फॉलोइंग, यानी कि सबसे ज्यादा मास इनमें से किस पार्टिकल के लिए है, सबसे ज्यादा मास इनमें से किस पार्टिकल के लिए है। कौन कौन से पार्टिकल है, ए, ये ए नहीं है बेटा ये अल्फा है ना, तो एक है अल्फा पार्टिकल, एक है ड्यूटेरॉन, एक है प्रोटॉन और एक इसके अंदर है बीटा पार्टिकल। ये कौन सा पार्टिकल है बीटा पार्टिकल है। तो बताइए अल्फा पार्टिकल, ड्यूटेरॉन, प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल में सबसे ज्यादा मास किसका होगा, तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा यहाँ पे अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है ध्यान से। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द ई अपॉन एम वैल्यू ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए ई अपॉन एम की वैल्यू क्या होती है। तो अगर मैं इसका ई अपॉन एम निकालू, ई अपॉन एम निकालू, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। तो इस 16 आंसर का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि द ई अपॉन एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बैठेगा आपके ऑप्शन नंबर बैठेगा इसका सेकंड 1.75882 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। क्लियर है बात सभी को, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं ई अपॉन एम रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय, कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो याद रखना एक मुलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया था, मुलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था जिसने हमको किसके बारे में बताया, चार्ज के बारे में बताया। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन बैठेगा वो बैठेगा मुलिकन, क्योंकि मुलिकन का एक एक्सपेरिमेंट है जिसको क्या बोलते हैं मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है 18 नंबर का क्वेश्चन, न्यूट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, यहाँ पे सीधा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट कौन था, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी बेटा जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। अगला क्वेश्चन है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ अल्फा पार्टिकल एज, यानी एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है। एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पे चार्ज कितना निकल के आएगा, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें अल्फा पार्टिकल पे चार्ज जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, हीलियम के अकॉर्डिंग।
क्योंकि आपको बताया था अल्फा पार्टिकल किसके बनते हैं, हीलियम के। अब हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि 2 फेराडे। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स का मतलब हो गया हीलियम, और हीलियम की कैपेसिटी होती है कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, तो इलेक्ट्रॉन्स को कैपेसिटी होती है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमसे, which of the following is not be basis postulate of Dalton's atomic theory, यानी कि डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी की जो पॉस्टुलेट है उनमें से इनमें से कौन सा डिपेंड नहीं करता। तो पहला इसमें क्या आ रहा है, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये बात तो बिल्कुल सही है कि डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम्स को ना तो बना सकते हैं और ना इसको खत्म कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, इन ए कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, यानी कि रिलेटिव नंबर और एटम्स के नंबर भी क्या होते हैं इसके अंदर, सेम होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स अलाइक इंक्लूडिंग देयर मासेस, क्या इसमें एलिमेंट्स के मासेस की अलाइक क्या फॉर्म होती है। और लास्ट उसमें ऑप्शन आ रहा है कि ईच एलिमेंट इज कंपोज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। तो याद रखना, डॉल्टन ने केवल किसके बारे में बताया, एटम्स की थ्योरी के बारे में बताया, उसके मास के बारे में उसने कोई आइडिया नहीं दिया था। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में क्या आ रहा है, मास की बात चल रही है, तो यानी ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन। इसके बारे में डॉल्टन ने कोई बात इसके बारे में नहीं बताई कि एटम के अंदर मास किसकी वजह से होता है, तो मास के बारे में डॉल्टन ने अपनी थ्योरी में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, बताइए 21 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि इसमें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। पहला क्या रहा है कि न्यूट्रॉन इज हाईली अनस्टेबल पार्टिकल, क्या न्यूट्रॉन हाईली अनस्टेबल पार्टिकल है। सेकेंड ऑप्शन है, न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस मूव वेरी फास्ट, क्या इसमें न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा फास्ट मोशन करता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। अगला है इसके अंदर, न्यूट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल, क्या न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल होता है क्या, बिल्कुल सही जवाब, न्यूट्रॉन के अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, जबकि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, प्लस। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है इसको अपन न्यूट्रॉन नहीं, इसको अपन न्यूक्लियस बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है, अच्छा इसमें चार्ज लेस की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन क्या हो गया, एक चार्ज लेस पार्टिकल हो गया, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। जबकि न्यूक्लियस की बात करें तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन चार्ज लेस पार्टिकल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है हमसे कि द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो कौन सा होता है, ट्राइटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, प्रोटियम होता है, या इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से उस क्वेश्चन को आप जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि सबसे लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है। अगर आपसे ये पूछता कि लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा है, तो आप ये देखते हैं कि सबसे छोटा मास किसका आ रहा है, सबसे कम मास किसका है, लेकिन यहां पे हमसे क्या पूछ लिया था, लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप पूछ लिया। रेडियो एक्टिव की अगर बात करेंगे तो रेडियो एक्टिव के अंदर हमको वो कंसीडर करना है जिसका मास क्या हो, ज्यादा हो, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा होगा, तो अगर ध्यान से देखिए ट्रिटियम का फॉर्मूला 1H3, ड्यूटेरियम का फॉर्मूला 1H2, प्रोटियम का फॉर्मूला 1H1, और एक आ गया ऑल ऑफ द अबव, तो आपका आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ट्राइटियम आपका आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए 23 क्वेश्चन। इस 23 का आंसर क्या आएगा बताइए, इस 23 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आइसोटोप एग्जिबिट सिमिलर, आइसोटोप के अंदर कौन सी चीज सिमिलर होती है। पहला ऑप्शन है फिजिकल प्रॉपर्टी,
क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में होती है, सेकंड ऑप्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड ऑप्शन है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अगला है नाइदर फिजिकल और नॉर केमिकल। तो इनमें से आइसोटॉप हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी शो कराता है? तो याद रखना सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बात? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 24। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 24। पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार्ज ऑफ द स्पीसीज विथ 17 प्रोटॉन, यानी कि 17 तो क्या हो गए? प्रोटॉन। अगर बेटा 17 प्रोटॉन है तो ध्यान रखना 17 नंबर पे कौन आता है? क्लोरीन। 17 नंबर पे कौन आता है? क्लोरीन आता है। और क्लोरीन का मास कितना होता है पता है क्या? क्लोरीन का मास होता है 35.5। फिर आगे क्या कह रहा है कि 18 न्यूट्रॉन्स, इसके अंदर 18 क्या है? न्यूट्रॉन्स है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, अगर मैं इसका न्यूट्रॉन निकालने का कंपैरिजन करूं तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है मास माइनस नंबर, और मास माइनस नंबर कितना आ गया? 18.5। तो इसको अप्रोक्सीमेटली मैंने 18 मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कितना न्यूट्रॉन दे रखा है? 18। फिर आगे क्या कह रहा है? एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स, और 18 ही क्या? इलेक्ट्रॉन। तो अभी आपको बताया कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वहां पे इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बैठेगा, अच्छा उस पर पूछा है कि चार्ज कौन सा होगा, तो वहां पे चार्ज कौन सा हो जाएगा? -1। यानी क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ सकता है? -1 चार्ज आ सकता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। और उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और होती है, कि अगर क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन और कंप्लीट कर ले तो उसको ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, और वो बन जाएगी एक नोबल गैस, और नोबल गैस की बनने की वजह से वो भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कि क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ सकता है? -1 चार्ज आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि द स्पीसीज विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद सीओ। बेटा सीओ का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का नंबर कितना होता है? 6। ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है? 8। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ें तो कितना आ गया? नंबर आ गया 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चेक कीजिए कि इसमें किसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 14 आ रहे हैं। अगर मैं Cl माइनस को चेक करूं तो क्लोरीन का नंबर है 17, -1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया है, तो कितना आ गया? 18। अगर OH माइनस की बात करें, ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। और माइनस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन और एब्जॉर्ब किया है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। अगला ऑप्शन देखिए, कार्बन का नंबर है 6, हाइड्रोजन का नंबर है 1, और प्लस का मतलब इन्हें इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? निकाल दिया, -1। तो टोटल कितने बचे इसके अंदर? 6। अगर मैं इसका चेक करूं एन का, तो नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है? 7। और कितने इसके अंदर? 2 नाइट्रोजन, तो 7 + 7 कितना हो गया? 14। और ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। कि यहाँ पे क्या पूछा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें क्या हो? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ जाएगा? N2 के अंदर। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉन्स इन, यानी किस किस के अंदर आइसो इलेक्ट्रॉन सेम होंगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम, इनमें से किसके अंदर सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो अगर मैं चेक करूं 18, 18 नंबर पे कौन आता है? 18 नंबर पे आती है आर्गन। 18 नंबर पे कौन आता है? आर्गन आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मुझे इनकम्प्लीट नजर आ रहा है, क्योंकि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, यहाँ पे अपन को किसी की बात नहीं कही गई, अपन को कोई एलिमेंट परमानेंट दिया नहीं हुआ है। ये टेक्निकल एरर आया है इस क्वेश्चन में। ये इसके अंदर इसकी एक डिजिट गायब है। यहाँ पे अपन को कोई एक एलिमेंट देना चाहिए था। अब उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपन को पता लगाना था कि कौन सा इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन बैठता। चलिए कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे बात करता आर्गन की, तो 18 नंबर पे कौन आता है? आर्गन आता है। 19 पे कौन आता है? 19 पे आता है पोटेशियम। 17 पे कौन आता है? 17 पे आता है क्लोरीन। और 20 पे कौन आता है? कैल्शियम। तो जिसके लिए भी बात करता उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ होता। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे एरर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 27, पढ़ो उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल आर यूज्ड ड्यू टू लेवल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट। अब ये किस ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता था? तो पहला ऑप्शन है एटॉमिक स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट लाइंस एंड नॉट कंटिन्यूअस बैंड्स। ओके। सेकंड ऑप्शन है
कि इलेक्ट्रॉन्स इन द बीटा रे नहीं है बेटा, बीटा रे है ये, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स इन द बीटा रे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। थर्ड ऑप्शन है द पेनिट्रेशन पावर ऑफ कैथोड रे इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द वोल्टेज यूज्ड टू प्रोड्यूस देम। और लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरीके का नेचर इसके अंदर शो करेगा। तो पहला ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट लाइन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन बेज। क्या ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्या ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो बिल्कुल सही बात कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वहां से जो लाइन पास हो रही है उनका मोमेंट कितना है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट लाइन एंड नॉट कंटिन्यूअस बैंड। उसके अंदर लगातार बैंड्स जनरेट नहीं होते। मैंने आपको स्पेक्ट्रा के अंदर अलग अलग टाइप्स पढ़ाए थे, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, एब्जॉर्प्शन, इमिशन, और उसके अंदर था लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे ये इसका कंटिन्यूअस बैंड स्पेक्ट्रम नहीं होगा, और बाकी के ऑप्शन में ऐसी कोई बात इसके बारे में नहीं कही गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर थॉमसन मॉडल। बेटे थॉमसन मॉडल फेमस है किसके लिए? तरबूज के लिए, यानी कि वाटरमेलन मॉडल। इस मॉडल को कौन सा मॉडल बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल। अच्छा, एक नाम और था इसका, प्लम पुडिंग मॉडल। इसका एक और नाम क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल। अब ध्यान से देखो, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। पहला ऑप्शन है द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस मॉडल। क्या अपन रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आपको बताया था रेडियस कौन कैलकुलेट करके बताया? तो बोहर ने एटम के लिए रेडियस को कैलकुलेट करके बताया कि उसकी रेडियस क्या होगी। सेकेंड ऑप्शन है इन एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड एटम, the electron will be at their equilibrium position, whereas the attraction between the cloud of positive charge and the electrons balance their mutual repulsion। बिल्कुल सही बात। यानी कि यहाँ पे जो तरबूज था वो तरबूज एक तरीके से क्या था? स्टैटिक था। स्टैटिक मॉडल था। क्या उसके इलेक्ट्रॉन, इस तरबूज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि जो छोटे छोटे बीज थे, क्या ये बीज कहीं पे मोशन करेंगे क्या? नहीं करेंगे, इसके अंदर कोई मोशन नहीं होगा। तो वही बात इसने बोली है, इन एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड एटम द इलेक्ट्रॉन विल बी एट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, whereas the attraction between cloud of positive charge and the electron balance their mutual repulsion। और वो एक दूसरे क्या करते हैं? यहाँ पे म्यूचुअल रिपल्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बताइए 29 के लिए आंसर क्या आएगा? इसका 29 का आंसर क्या आएगा? ध्यान से पढ़िए 29 के क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29? रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, द अल्फा पार्टिकल्स आर डिटेक्टेड यूजिंग अ स्क्रीन कोटेड विद। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन सीधा कहां से आया है? आपकी थ्योरी से क्वेश्चन आया है कि जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे जाते थे, उस गोल्ड फॉइल के पीछे एक स्क्रीन थी, वो स्क्रीन पे क्या लगा हुआ था? अब आपको ऑप्शन बताना है। क्या उस स्क्रीन पे कार्बन ब्लैक था? नहीं सर। क्या उस पे प्लेटिनम ब्लैक था? बिल्कुल नहीं। क्या उस पे जिंक सल्फाइड था? जी बिल्कुल सही जवाब। उसके पास क्या था? उसके पास में यहाँ पे है जिंक सल्फाइड। और यहाँ पे देखिए एक और टेक्निकल ग्लिच आ गया, इसका ऑप्शन होगा थर्ड और इसका ऑप्शन होगा फोर्थ। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसके अंदर? सही जवाब। कि जो जिंक सल्फाइड होता है वो स्क्रीन पे लगता है और वो किसकी तरह काम करता है बेटा? फ्लोरोसिन की तरह काम करता है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 को क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स शो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द एटम हैज। यानी कि सबसे पहले क्या पता चला कि अल्फा पार्टिकल्स का के बारे में कि उसके एटम के अंदर क्या होता है? तो एटम के अंदर सीधा है क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्लियर है बात? चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 कीजिए। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 क्या होगा कि द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट
डज नॉट इंक्लूड, इसमें किसको इंक्लूड नहीं किया गया, इनमें से किसको इंक्लूड नहीं किया गया? तो पहला पढ़िए क्या कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल कैन कम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -14 मीटर ऑफ द न्यूक्लियस। यानी बात तो इसकी सही है कि वहां पे न्यूक्लियस की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी 10 टू द पावर -14। सेकंड ऑप्शन है द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन 10 टू द पावर -14, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर हम देखें तो एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो बहुत छोटी होती है, जबकि एटम की रेडियस क्या होती है, ज्यादा होती है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो इसका सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि स्कैटरिंग फॉलो कूलम्ब्स लॉ। क्या उसका स्कैटरिंग मॉडल जो है, स्कैटरिंग अल्फा स्कैटर जो हो रहे हैं, क्या वो कूलम्ब लॉ को फॉलो करेंगे? बिल्कुल कूलम्ब लॉ को इसके अंदर फॉलो किया जा रहा है। अब लास्ट ऑप्शन देखें कि द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एन एटम मूव विद एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी। क्या वहां पे पॉजिटिव पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल करते हैं? तो इसका आंसर आएगा नहीं, इसका आंसर आ जाएगा नो। और यही अपना क्या होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे क्या पूछा है कि कौन सा इसके अंदर सही नहीं है, यानी कि डज नॉट इंक्लूड। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के अंदर हमको ऐसी कोई बात नहीं बताई गई थी कि द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम मूव विथ एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल सामने से आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और एटम के अंदर कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर। तो दो एक जैसे चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कभी भी सेम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता, वो हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे रिपल्शन लगेगा, ना कि अट्रैक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को क्या कह रहा है कि when alpha particles are sent through a thin metal foil, ठीक है, most of them go straight through the foil because, सीधे निकल जाते हैं बिना किसी रिफ्लेक्शन की। तो ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है? तो पहला ऑप्शन है कि अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मास किसका होता है, अल्फा पार्टिकल का। तो देखो स्टेटमेंट तो सही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उससे ज्यादा मास किसका होता है, अल्फा पार्टिकल का। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं बैठेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन को इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अपन को अल्फा के मास की बात नहीं करनी, हमको यहाँ पे बात ये करनी है कि उस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद वो इलेक्ट्रॉन सीधा क्यों चला गया, यानी कि वहां पे डिफ्लेक्शन क्यों नहीं आया। तो अब अगला ऑप्शन देखें, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली। बेटा अल्फा पार्टिकल अगर पॉजिटिव था, अल्फा पार्टिकल अगर पॉजिटिव था, तो वहां पे क्या शो हो रहा है, रिपल्शन शो हो रहा है, यानी इस कंडीशन में बाउंस बैक हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें बाउंस बैक हो रहा है। अगला ऑप्शन क्या रहा है कि थर्ड ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल्स मूव विद हाई वेलोसिटी। अल्फा पार्टिकल की हाई वेलोसिटी से निकलने का इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और लास्ट ऑप्शन आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। क्या आ रहा है ऑप्शन, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। अगर ध्यान से देखें, मैंने एटम बनाया, इस एटम के बीच में क्या है, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद क्या है, अलग अलग शेल है। अगर मान लीजिए मैं इस जगह की बात करूं आपसे, मैं आपसे बात करूं इस जगह की, मैं आपसे बात करूं इस एरिया की, मैं आपसे बात करूं इस एरिया की, क्या यहाँ पे कोई चीज है, क्या यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है? नहीं है। ये एक तरीके से खोखला है, ये एरिया एक तरीके से क्या है, खोखला है। क्या इस खोखले वाले एरिया में से पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे क्या? क्या वहां पे कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन शो होगा? क्या नहीं होगा। या तो पार्टिकल अगर न्यूक्लियस पे आए तो क्या शो करेगा, रिपल्शन शो करेगा। और अगर पार्टिकल इस पे टकराएगा, लाइन पे टकराएगा, तो क्या लाइन पे अट्रैक्शन शो होगा। लेकिन अगर खाली वाले एरिया में आएगा तो खाली वाले एरिया से तो क्या निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन आया कौन सा, कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, यानी कि इसका मैक्सिमम पार्ट तो एटम का कैसा होता है, खाली होता है, इसलिए पार्टिकल सीधे निकल गए। तो पहला कंक्लूजन यही था रदरफोर्ड का कि आफ्टर द बम्बार्डिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन गोल्ड फॉइल, most of the particle are passing out without any deflection। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या आएगा, जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या आएगा, पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर क्या बैठेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ, यानी कि ये किसकी साइज से रिलेटेड था। तो भैया रदरफोर्ड की बात कर रहे हैं, रदरफोर्ड में अगर हमने न्यूक्लियस की बात नहीं की तो क्या वही बात की,
सीधा सीधा यहाँ पे इसका आंसर क्या बैठेगा, न्यूक्लियस, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में सारी की सारी बातें किससे रिलेटेड बताई थी, न्यूक्लियस से रिलेटेड बताई थी। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस, कि उसने न्यूक्लियस की साइज के बारे में बात बताई थी। क्लियर है? और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34। चलिए कीजिए, मुझे सॉल्व कीजिए, बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या आएगा कि Rutherford experiment which stabilized the nuclear model of atom used as a beam of, इसको हम किसकी बीम की तरह काम में लेते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को किसकी तरह काम में ले जाएगा। ऑप्शन ए बीटा पार्टिकल, देखो बीटा पार्टिकल की तो यहाँ पे कोई बात की ही नहीं गई थी। सेकंड कह रहा है गामा रे की भी यहाँ पे कोई बात की नहीं गई थी। अगला कह रहा है इसमें हीलियम एटम, किसके लिए बात कर रहा है ये, हीलियम एटम के लिए बात कर रहा है। क्या कह रहा है हीलियम के लिए, हीलियम के लिए कह रहा है कि हीलियम एटम विच इम्पिंग ऑन अ मेटल फॉइल, यानी कि जब उसको मेटल फॉइल पे इंपैक्ट करते हैं एंड गॉट स्कैटर्ड, और वो क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। लेकिन अगला ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें कि हीलियम न्यूक्लियाई। अच्छा, एक तो है हीलियम एटम और एक है हीलियम न्यूक्लियाई। अब मैं इन दोनों में से किसको मानूंगा, क्या मैं हीलियम एटम को मानूंगा या फिर मैं हीलियम न्यूक्लियाई को मानूंगा। तो याद रखना, न्यूक्लियाई जो होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज का रीजन होता है उसका न्यूक्लियस। बिना एटम के यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, और वही पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है किस पे, अल्फा पार्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पे बात करेंगे अल्फा न्यूक्लियाई विच इम्पिंग ऑन अ मेटल फॉइल एंड गॉट एक्सपेरिमेंट, यानी कि यहाँ पे अपन को ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। किसकी वजह से आया, इस न्यूक्लियस की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट आया उसके अंदर रिपल्शन का एक रीजन था न्यूक्लियस की डिस्कवरी में, और रिपल्शन की वजह से यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 35। पढ़ो इस क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि व्हेन अल्फा पार्टिकल आर सेंट थ्रू अ थिन मेटल फॉइल बिकॉज, अब ये क्यों हुआ था, इसका रीजन क्या है, अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड है अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर, ये पहला और दूसरा ऑप्शन सेम आ रहा है क्या पहला दूसरा ऑप्शन सेम आ रहा है कि अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। सेकंड है अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। एक काम कीजिए, यहाँ पे आप पहले को तो रख लो अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, और सेकंड को रख लो अल्फा पार्टिकल आर लेस हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड ऑप्शन है मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी ऑफ स्पेस, और अगला है अल्फा पार्टिकल्स मूव विद हाई वेलोसिटी। इसके अंदर सही ऑप्शन कौन सा बैठेगा, किसके लिए, कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को किस पे स्कैटर्ड करा गया, थिन मेटल पे स्कैटर्ड करा गया। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका रीजन है कि अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी होने की वजह से यहाँ पे ये जल्दी से क्या करेगा, मेटल फॉइल पे स्कैटर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर, क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विजिबल लाइट्स होती है, आईआर लाइट होती है, यूवी लाइट होती है, या माइक्रो लाइट होती है। अगर ध्यान से देखो तो सारी की सारी एग्जांपल है किसका, रेडिएशन का। आपको ट्रिक बताई थी, क्लासिकल गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, यानी कॉस्मिक रेज से कहां तक आएगा, ये रेडियो रे तक। तो ये सारी की सारी लाइटें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर लाई करती हैं। तो ये तो सारे का सारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ABCD। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ो। इसमें क्वेश्चन नंबर 37 कीजिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37, क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछ रहा है कि द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट 23, बताइए 23 पे एलिमेंट कौन सा आता है, 23 का इसका एटॉमिक मास है। फिर आगे कह रहा है इट्स एटॉमिक नंबर इज 11, बेटा 11 पे एटॉमिक नंबर आता है सोडियम, और सोडियम का मास होता है 23, बिल्कुल सही। फिर आगे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। चलिए बताओ इसमें 11 का मतलब क्या है, 11 का मतलब है प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन तो कितने हो गए 11,
इलेक्ट्रॉन कितने, तो बताओ क्या इस पे कोई चार्ज है, नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अगला क्या आ जाएगा 23, बताइए न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो फॉर्मूला बताया था मास माइनस नंबर, अगर मैं 23 में से 11 को हटा दूं तो कितना बचेगा 12। अब देखो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, पहले प्रोटॉन बताना है, प्रोटॉन कितना आ रहा है 11, 11 आ रहा है पहले दूसरे में, यानी कि दो तो कटी गए, अब ये पहला आ गया। दूसरा क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात सभी को, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं नंबर देख करके। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, किसके रिगार्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखो कि द वेलोसिटी ऑफ एक्सरे इज मोर देन माइक्रोवेव, क्या यहाँ पे एक्सरे की जो वेलोसिटी होगी क्या वो माइक्रो से ज्यादा होगी। ऑप्शन बी, इंफ्रारेड रेडिएशन हैव लार्ज वेवलेंथ दैट कॉस्मिक रे। याद रखना जब भी अपन कॉस्मिक से कहा जाते हैं, जब भी अपन कॉस्मिक से कहा जाते हैं रेडियो की तरफ जाते हैं, तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है कम। तो ये क्या कर रहा है कि इंफ्रारेड रेडिएशन हैव लार्ज वेवलेंथ, यानी कि इंफ्रा कहां आता है, बाद में आता है, तो इंफ्रा की वेवलेंथ ज्यादा होगी, ऑप्शन तो सही है। अगला क्या कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज लेस देन, यानी कि फ्रीक्वेंसी किसकी, माइक्रो की, क्या फ्रीक्वेंसी माइक्रो की लेस होती है, तो चेक कीजिए, सबसे लास्ट में कौन आता है, रेडियो, और उससे पहले कौन आता है यहाँ पे, क्लासिकल गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, यानी कि रेंज से, यानी रेडियो से पहले कौन आ रहा है, माइक्रो आ रहा है, क्या माइक्रो की फ्रीक्वेंसी कम होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। और अगला ऑप्शन क्या आ रहा है, लास्ट ऑप्शन है कि एक्स रे हैव लार्ज वेव नंबर देन माइक्रोवेव। अगर ध्यान से देखें किसका पूछ रहा है, वेव नंबर का पूछ रहा है। हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था जिसका नाम है रिडवर्क्स फॉर्मूला, और रिडवर्क फॉर्मूले के अंदर हमने पढ़ा था कि जो वेव नंबर होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, वेवलेंथ के। कि अगर यहाँ पे पूछा कि विच हैव लार्ज नंबर ऑफ वेव नंबर, अगर वेव नंबर लार्ज है तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम। अब देखिए क्या एक्स और माइक्रो की, इसमें एक्स की वेवलेंथ कम होती है, क्या इसकी वेव की एक्स लेंथ कम होती है, तो ध्यान से देखना, मैं इसकी एक सीरीज बना देता हूं अलग से। मैंने जैसे ईएमआर बोला, ईएमआर में कौन कौन सी रे होती है, कॉस्मिक, गामा, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो। अब आपसे पूछ रहा है कि एक्स रे, और दूसरा कौन सा था, दूसरा था एक्स के साथ साथ में यहाँ पे एक्स रे और माइक्रो रे। चेक कीजिए एक बार एक्स रे और माइक्रो, एक्स तो यहां पर है और माइक्रो का है यहां पर। अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूं तो जैसे जैसे एक्स से माइक्रो जाते हैं वेवलेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है कम। अब हमसे पूछा है वेव नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बेटा वेव नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो ध्यान से देखो क्या एक्स की वेवलेंथ कम है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि इससे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, माइक्रो की होगी। तो क्या ये वाला ऑप्शन सही आ रहेगा, क्या ये ऑप्शन सही आ रहा है कि अपने वाला कि एक्स रे हैव लार्ज वेव नंबर, लार्ज वेव नंबर का मतलब मिनिमम वेवलेंथ देन माइक्रो, बिल्कुल सही जवाब। तो आपको बताना था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ एक्स रे इज मोर देन द माइक्रो रे। जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाएगा हल्का होता चला जाएगा, और हल्का होगा तो वहां पे उसके लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कीजिए, इसको सॉल्व क्या आएगा। 39 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैवियर मोर वेवलेंथ। अच्छा ये सारी के सारी रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, वायलेट कलर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, विजिबल लाइट, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है विजिबल को। अच्छा विजिबल में कलर कितने होते हैं, विजिबल में सेवल कलर होते हैं, कौन कौन से, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं वेवलेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था,
आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैवियर मोर वेवलेंथ, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ क्या होगी, तो बिग्योर वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड कलर की। इसलिए याद रखना रेड कलर जो होता है इसको अपन इमरजेंसी सिग्नल्स में यूज में लेते हैं। जो इमरजेंसी सिग्नल्स होते हैं, जैसे अगर आपके बात करें ट्रैफिक लाइन की, तो ट्रैफिक सिग्नल में किसका यूज करते हैं, रेड कलर का यूज करते हैं। रेड कलर का कलर यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये बिना फैले हुए ज्यादा लंबे दूरी तक चला जाता है। क्लियर। अगला देखो, अगला इसके अंदर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को देखो, पढ़ो क्या कह रहा है कि एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इंक्रीजेस, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी लाइट की क्या हो रही है, इंक्रीज, द मोमेंटम ऑफ इट्स फोटोन, यानी कि इसका मोमेंटम जो होगा किसका, इसके फोटोन का, वो क्या होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसके मोमेंटम की, कि इसका मोमेंटम किसके अकॉर्डिंग चलेगा, क्या इसका मोमेंटम इंक्रीज होगा, क्या इसका मोमेंटम डिक्रीज होगा, क्या यहाँ पे इसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, या फिर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो याद रखना अगर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों चीजें एक दूसरे के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वहां पे मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 आ गया, ये यहाँ पे गलती से प्रिंट हो गया क्वेश्चन नंबर 52, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आना था, 41 आना था। चलो क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहे हैं कि द स्पेक्ट्रम विद ऑल वेवलेंथ में भी, यानी कि जिसकी सारी की सारी वेवलेंथ होती है, जिसकी सारी की सारी वेवलेंथ होती है, वो कौन सा स्पेक्ट्रम है, वो कौन सा स्पेक्ट्रम हो सकता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो याद रखना आपको बताया गया था एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर हम उसे आगे क्लासिफाई नहीं कर सकते, जिसके अंदर सारी वेवलेंथ प्रेजेंट होती है, और उस वेवलेंथ का नाम और उस स्पेक्ट्रम का नाम क्या होगा, क्या वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, क्या वो इमिशन स्पेक्ट्रम है, क्या वो कंटिन्यूअस है, या फिर वो डिसकंटिन्यूअस है। तो याद रखना यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है कि जहां पे सारी नंबर ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसमें से किसी पर्टिकुलर लाइट को हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करो। बताइए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या आएगा कि ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोसेस सेम, उनके अंदर सबसे सेम क्या होता है, क्या वेवलेंथ सेम होती है, बिल्कुल नहीं। क्या उनके अंदर फ्रीक्वेंसी, ये भी नहीं आएगा। क्या उसमें एनर्जी, बेटा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एससी अपॉन लैम्बडा, यानी कि ये लैम्बडा पे डिपेंड करती है, यानी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, तो ऑप्शन तो ये भी नहीं आएगा। अगला क्या कह रहा है कि वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू वैक्यूम, यस बिल्कुल सही जवाब। जब उनको वैक्यूम से पास कराते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब भी वैक्यूम से पास कराते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है। तो ये हो गया 41 का आंसर। और ये आपकी आज की लास्ट स्लाइड, आज की लास्ट स्लाइड है ये, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहे हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, यानी कि यहाँ पे अपन से कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है किसकी, ग्रीन लाइट की, कितनी दे रखी है, 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो बताइए वेवलेंथ क्या होगी, तो बताइए इसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे तो ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला है। अब न्यूमेरिकल फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए अगर हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अगर हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है और हमसे क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है, तो बताइए फ्रीक्वेंसी के लिए और इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्बडा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा। अगर मुझे लैम्बडा निकालना है तो क्या मैं इसको फ्रीक्वेंसी को नीचे ले जाऊं, चलो बताओ सी की वैल्यू क्या होती है, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो यहाँ पे अपने पास में, यहाँ पे अपने पास में 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, यानी कि सेकंड इनवर्स इसके अंदर क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है। अगर इसको सॉल्व करें, ध्यान से देखो, सेकंड से सेकंड गया, ये आ जाएगा 3/2, यानी कि 1/2 आ जाएगा। इधर अगर मैं 14 को ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 6।
10 की पावर -6 और ये हो जाएगा 1/2। 1/2 को करेंगे कितना आएगा 0.5 आएगा। तो यहाँ पे ये आ गया 0.5 इंटू 10⁶ मीटर। अब अगर अपन ऑप्शन को देखें ध्यान से, अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन किसके अंदर आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है नैनोमीटर के अंदर। ऑप्शन किसके अंदर आ रहा है बेटा, नैनोमीटर के अंदर आ रहा है। तो चलिए बताओ, मैं अगर इसको नैनोमीटर में सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं इसको नैनोमीटर के अंदर सॉल्व करूं, अगर मैं इसको नैनोमीटर के अंदर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, तो एक नैनोमीटर में कितना होता है, एक नैनोमीटर में कितना होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। तो यानी कि अगर मुझे नैनोमीटर में निकालना है तो क्या मैं इसको मल्टीपल कर दूं किसके साथ, 10⁻⁹ के साथ। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपके 0.5 इंटू 10⁻⁻15। क्लियर। अब इसको हम आगे सॉल्व करें, देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बैठेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है 50 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 5000 नैनोमीटर और एक आ रहा है 500 नैनोमीटर। इसके अंदर से कौन सा ऑप्शन अपने लिए सही बैठेगा, तो आपको ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 500 नैनोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज 3 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग, यानी कि अपने को एनर्जी दे रखी है अर्ग में, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि इट्स वेवलेंथ इन नैनोमीटर। अच्छा एक बात याद रखना, अर्ग का मतलब क्या हो गया, तो 1 जूल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करूंगा, अगर मैं इसे जूल में कन्वर्ट करूंगा तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, ये 10⁻7 से हाफ हो जाएगा। अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, जूल के इक्वल हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि इट्स वेवलेंथ इन नैनोमीटर इज, यानी कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी। चलिए बताइए एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, और अगर अपन को ये वैल्यू नहीं लिखनी तो एक फॉर्मूला बताया था E इक्वल टू 1240, E इक्वल टू 1240 अपॉन में लैम्बडा इन एंगस्ट्रम। लेकिन अगर अपने को क्वेश्चन में नैनोमीटर दे रखा है तो फॉर्मूला क्या रखेंगे, 12400 अपॉन लैम्बडा इन नैनोमीटर। तो इस फॉर्मूले को रख के हम सीधा क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा इसकी वेवलेंथ कितनी है, तो यहाँ पे अपन से वेवलेंथ तो पूछ ही रहा है, हमसे यहाँ से सीधा क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है। तो एनर्जी को अपॉन में रखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 12400 अपॉन एनर्जी की वैल्यू कितनी है, एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग दे रखी है। क्लियर है बात। अगर इसके अर्ग की वैल्यू दे रखी है तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी अर्ग की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आपका जो आंसर बनेगा, आपका यहाँ जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से सीधा 6.62। क्लियर है बात सभी को। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी इसका जो आंसर बैठेगा 6.62 नहीं, इसका बैठेगा 66.5। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बैठेगा वो बैठेगा 662.5 और ये किसके अंदर आएगा, नैनोमीटर के अंदर आएगा। क्लियर है बात सभी को। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44, which of the following which of the following which of the following gets to light as wave motion as a stream of particle, यानी किस पार्टिकल के अकॉर्डिंग, किस पार्टिकल के अकॉर्डिंग अपन को क्या पता चलेगा, इसकी स्ट्रीम के बारे में पता चलेगा कि which of the following relates to light as wave motion as a stream of, किसकी फॉर्म में सेव करता है। क्या यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉलो होता है, क्या यहाँ पे E इक्वल टू mc स्क्वायर फॉलो होता है, क्या यहाँ पे डिफ्रैक्शन फॉलो होता है, कि क्या यहाँ पे E इक्वल टू एच न्यू फॉलो होता है। बिल्कुल सही, E इक्वल टू एच न्यू कौन सी थ्योरी है ये, तो ये थ्योरी है प्लांक क्वांटम थ्योरी। कौन सी थ्योरी है ये, प्लांक क्वांटम थ्योरी। क्लियर है। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी से पता चलता है किसके बारे में, E इक्वल टू एच न्यू के बारे में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इस क्लास का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स विद वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रम, कि अगर आपको वेवलेंथ दे रखी है 2000 एंगस्ट्रम तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है एनर्जी क्या होगी। चलिए बताइए फॉर्मूला क्या लगेगा एंगस्ट्रम के लिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा। एक और स्लाइड लिख लेते हैं यहाँ पे, एनर्जी का फॉर्मूला एससी अपॉन लैम्बडा। अगर मैं लैम्बडा को एंगस्ट्रम की फॉर्म में ले रहा हूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1240 अपॉन लैम्बडा इन एंगस्ट्रम। क्या मैं यहाँ पे एनर्जी निकालने के लिए एंगस्ट्रम को रख दूं फॉर्मूले को, तो क्या बनेगा 1240 अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा कितना था अभी, इसका लैम्बडा था 2000, इसका लैम्बडा कितना है 2000, तो ऊपर है 4
1240 अपॉन में 2000, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी इसको ले जाएगी, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 62, नीचे कितना है 100, क्या मैं यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगा सकता हूँ क्या, क्या यहाँ पे 0.62 बैठेगा क्या? चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसके अंदर ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा, क्या इसके अंदर ऑप्शन 1/2, यानी कि इसके अंदर ऑप्शन क्या आ रहा है, एक इसका रेशियो निकालना है अपने को। चलो एक बार क्वेश्चन को वापस करते हैं, क्वेश्चन को वापस करते हैं, क्वेश्चन में अपन को एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, अगर रेशियो पूछ रहा है इसमें तो रेशियो एक तो यहाँ पे 2000 है और एक इसके अंदर क्या आ रहा है 4000। चलो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं, एक है 2000 और एक है 4000। वहां पे रेशियो के फॉर्म में अपन से पूछ रहा है ना, तो देखो बेटा एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, रेशियो सीधा निकालते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला है एस सी अपॉन लैम्बडा, एस सी तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका रेशियो फॉर्मूला क्या बनेगा, E1 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1। अगर अपन यहाँ पे लैम्बडा 2 देखें तो लैम्बडा 2 कितना दे रखा है, लैम्बडा 2 यहाँ पे दे रखा है अपने को 4000 और लैम्बडा 1 कितना दे रखा है 2000, तो अपने पास में यहाँ पे रेशियो फॉर्म क्या बनेगा, इसका रेशियो फॉर्म बन जाएगा 2/1। क्लियर है बात सभी को? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए करीबन 50 क्वेश्चन के आसपास। अगली सीरीज में हम बात करेंगे इससे अगले वाले आने वाले इफेक्ट के बारे में। आज लगभग हमने कंप्लीट किया है इसके बारे में, क्वांटम थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल से, प्लैंक क्वांटम थ्योरी से, क्वांटम नंबर से। क्लियर है सभी को? तो आज की क्लास में इतना ही, पढ़ाई पे फोकस रखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जहां भी क्वेश्चन में समस्या है आप कमेंट में क्वेश्चन को डालिए और आपका जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद सभी साथियों को।